ओके जी, तो अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। कोलेस्टिटोमा, जिसका नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा आपको, और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, अगर ये हमारा मिसाल के तौर पे मिडल ईयर है तो इसके अंदर जो एपिथेलियम बन रहा होगा वो किस टाइप्स के सेल के बन रहा होगा। ठीक है, जो इंटीरियर इन्फीरियर एंड है, यहाँ पे हमारे कोलोमनर सिलिएटेड सेल्स पाए जाएंगे। कोलोमनर सेल आगे, ठीक है, इनके ऊपर हमारा आ जाएगा सिलिया, इंटीरियर इन्फीरियर एंड ऑफ मिडल ईयर के अंदर। ठीक है, और जो मिडल में होगा, मिडल में हमारे आ जाएंगे क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, छोटे छोटे क्यूबॉइडल सेल्स आ जाएंगे। ये कौन से थे? कोलोमनर सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स मिडल में आ गए। और जो एटिक पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, उसके अंदर हमारे पाए जाएंगे पेवमेंट लाइक सेल, जिसको हम स्क्वेमस सेल्स कह रहे हैं, लंबे लंबे सेल्स जुड़े हुए। ठीक है, ये ऐसे ही सारा पोर्शन ऊपर वाली सेल बना देंगे, और फिर मिडल में ये वाले सेल्स बना देंगे, और नीचे वाले पोर्शन में ये सेल्स बना देंगे। ठीक है, आप लोगों को क्लैरिटी होगी कि जो अंदर सेल्स पाए जा रहे हैं, नीचे सबसे पहले आ जाएगा कोलमनर सिलिएटेड सेल, सेंटर में हमारे आ जाएंगे क्यूबॉइडल सेल, और ऊपर हमारे आ जाएंगे स्क्वेमस सेल्स, जिसको हम पेवमेंट लाइक सेल्स भी कह रहे होंगे। मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिया केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, मैंने नहीं नाम लिया कि मिडल ईयर के अंदर केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जा रहा है। केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है हमारी बाहर वाली जो मिडल स्किन है, इसके ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अंदर मैंने नाम नहीं लिया। अब कोलेस्टिटोमा क्या होगा? कोलेस्टिटोमा वो कंडीशन होगी जब हमारे मिडल ईयर के अंदर कोई पाउच बनता है, कोई पॉकेट बनती है, मिसाल के तौर पर टिम्पैनी मेम्ब्रेन फटती है, कोई पॉकेट बनती है, और उसके अंदर हमारे सेल्स पाए जाते हैं केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम। उस कंडीशन को हम कहेंगे कि कोलेस्टिटोमा है। मिडल ईयर के अंदर कोलेस्टिटोमा केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं पाया जा रहा, अगर पाया जाएगा उसको हम कोलेस्टिटोमा कहेंगे। तो सिंपली आपने कोलेस्टिटोमा कहना है कि स्किन इन द रॉन्ग प्लेस, स्किन वहाँ पे ये वाली नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, अगर वहाँ पाई गई तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कोलेस्टिटोमा। पहले नाम समझ लो, कोलेस्ट्रोल, मतलब कोलेस से आपको थोड़ा समझ आ रहा है कि शायद कोलेस्ट्रोल है। स्टीएटोसिस से आपको समझ रहा होगा शायद कोई फैट वगैरह है। ठीक है, कोलेस्ट्रोल है, कोई फैट है। और ओमा से आपको लग रहा है कोई ट्यूमर वगैरह है। ठीक है, कोई मतलब कि आपको लग रहा होगा कि ट्यूमर ऐसा है जिसके अंदर फैट वगैरह प्रेजेंट है, तो लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये एक मिसनोमर है नाम। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया तो इस वजह से इसको नाम को चेंज ही नहीं किया गया, और यही नाम जाने दिए। लेकिन इसको दो और नाम से जानते हैं, एपिडर्मोसिस और केराटोमा। वो नाम क्यों दिए गए हैं, कंपोजिशन में समझते हैं। अब देख लेते हैं कंपोजिशन क्या होगी। सबसे पहले हमारी आ गई ये बोन, जो येलिश वाली है। ठीक है, सारी बोन आ गई। उसके बाद एक फिब्रस लेयर पाई जाएगी। ठीक है, फिब्रस लेयर होगी, छोटी सी, बिल्कुल हल्के छोटे छोटे फाइबर्स होंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाएगा। ठीक है, जो रेड वाला जिसके अंदर ये छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स पाए जा रहे हैं। उसके बाद जब ये केराटिन सेल्स टूटेंगे, टूट के वो केराटिन में कन्वर्ट होंगे, तो सेंटर में हमारा पाया जाएगा केराटिन। ठीक है, अब इसको हम ब्रॉडली कहते हैं कि कंपोजिशन किन किन पार्ट्स में मुश्तमिल है। पहले कहाँ आ रही है हमारी मैट्रिक्स आ रही है। मैट्रिक्स के अंदर हमारा क्या आ रहा है? केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो केराटिन मास है वो ये है। दो पे अगर कंपोजिशन करनी हो कि दो पार्ट्स पे कंपोजिशन को डिवाइड करना है, तो कह देना है मैट्रिक्स है जो केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम का बन रहा है, अंदर उसकी केराटिन प्रेजेंट है जो टूटे हुए केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स है। आपको पता है ना, जब हमारी ये मिसाल के तौर पे केराटिनाइज एपिथेलियम सेल्स है, ये लेयर्स बनती जा रही, लेयर्स बनती जा रही, लेयर्स बनती जा रही, अगर नीचे वाले टूटेंगे, ये वाले सेल्स टूटेंगे, तो ये केराटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो केराटिन वहाँ से आ रहा होगा, नए सेल्स ऊपर की तरफ बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, अंदर को इन्वेड होते जा रहे हैं, पुराने सेल टूट के अंदर केराटिन बनाई जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम केराटिन मास की वजह से केराटोमा या एपिडर्मोसिस कह रहे होंगे, क्योंकि एपिडर्मल लेयर पाई जा रही है इसके अंदर, मतलब स्किन से थोड़ा सा ताल्लुक है। तो ये दो नाम भी इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ब्रॉडली कोलेस्टिटोमा ही नाम यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो कोलेस्टिटोमा क्या है, वो रीजन कहाँ से हो रहा होगा। रीजन इसका ना दो तरह का होता है, दो तरह की टाइप पाई जाती हैं। एक कंजेंटल कोज होता है, एक एक्वायर्ड कोज होता है। कंजेंटल कोज तकरीबन 5% कॉमन है, 5% केसेस देखेंगे, लेकिन एक्वायर्ड के 95% केसेस देखेंगे। तो मोस्टली यही इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे तरीके से करना है। कंजेंटल में ये हो रहा होगा कि मिसाल के तौर पे जब हमारा ईयर बन रहा था, मिडिल ईयर बन रहा था, तो उसके अंदर कोई ना स्टेम सेल्स रह जाएंगे, जिसको हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक एपिडर्मस सेल्स रेस्ट रह गया। ठीक है, थोड़े बहुत सेल्स ऐसे रह गए जिन्होंने कन्वर्ट होना था केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर। ठीक है, हालांकि उसको वो स्टेम सेल्स वहाँ प्रेजेंट नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वो वहाँ पे रह गए किसी कंजेनिटल डिसऑर्डर की वजह से, कि कंजेनिटल मसले की वजह से। वो सेल बाद में इन फ्यूचर कन्वर्ट होंगे केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम में। अगर केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे मिडिल लेयर में पाया जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कोलेस्टिटोमा। उसके बाद एक्वायर्ड देख लेते हैं। एक्वायर्ड में 95% केसेस में कॉमन है। ठीक है, इसकी एक प्राइमरी टाइप होगी, सेकेंडरी टाइप होगी, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि ओरिजिन दो तरह से हो रहा है, एक कंजेनिटल है, फिर एक एक्वायर्ड है। और जो एक्वायर्ड केसेस होंगे उनके अंदर सबसे पहले हमारा रिट्रैक्शन पॉकेट बन रहा होगा, या फिर हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर पोर हो रहा होगा। रिट्रैक्शन पॉकेट क्या होता है ये समझ लेते हैं। किसी रीज़न की वजह से हमारी ऑस्ट्रेशन ट्यूब बंद हुई, अंदर हमारा नेगेटिव प्रेशर हुआ,
तो मोस्टली इन केसेस जो हमारे ऊपर पार्स फ्लैसिडा होती है, आपको पता ना अगर हमारी ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो पार्स फ्लैसिडा ऐसे ऊपर वाली मैंने आपको बताया पार्स फ्लैसिडा, ये पार्स टेंसा था। जो पार्स फ्लैसिडा थी वो बहुत बड़ी सी थी और वो बड़ी जल्दी इन्वेजिनेट कर सकती है, उसके अंदर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारी पार्स फ्लैसिडा होगी ना वो इन्वेजिनेट कर देगी और ऐसा है कि हमें ना रिट्रैक्शन पॉकेट देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव प्रेशर की वजह से हमारी प्लास फ्लैसिडा अंदर की तरफ गई, इन्वेजिनेट करी, रिट्रैक्शन पॉकेट बना। रिट्रैक्शन पॉकेट के अंदर हमारा अगर कैराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाएगा, कैराटिन डिपॉजिट वगैरह हो जाएंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे कोलेस्टीटोमा। अब हम देखते हैं कि ना इसको मतलब जो इसकी ओरिजिन है या पैथोफिजियोलॉजी आप कह लो कि वो ना अभी तक डिबेट ही चल रही है, इसके ऊपर कुछ कंफर्म नहीं हुआ। इसके रिलेटेड ना 5 थ्योरीज दी गई हैं, तो थ्योरीज पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके अभी कोई भी सॉलिड रीज़न नहीं दिया गया कि हाँ ये कंफर्म है इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन जो थ्योरीज अब हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी आ जाएगी विटमैक्स थ्योरी। विटमैक्स थ्योरी ये कह रहा है वो बहुत सिंपल थ्योरी है। वो ये कह रहा है अगर हमारा ये मतलब आपको पता है मैंने केराटिन स्क्वेमस एपिथेलियम बार हमारी मिडल स्किन के अंदर ही हमारा मिडल ईयर है, ठीक है। अगर हमारी यहाँ पे रिट्रैक्शन पॉकेट अब बनी है, मिसाल के तौर पर अगर ये हमारी रिट्रैक्शन पॉकेट बन गई है, ठीक है, अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ था, जो हमारा बाहर से केराटिन स्क्वेमस एपिथेलियम आ रहा है ना मिडल स्किन वाला, वही अंदर इन्वेजिनेट कर देगा, ठीक है, वही इन्वेजिनेट करेगा और यहाँ पे हमारा कोलेस्टीटोमा देखने को हमें मिल जाएगा। ये सेल्स टूटेंगे, ये डेबरी बनाएंगे और ऐसे वैसा सीन हो जाएगा। लेकिन जब उसके बाद सोचा गया कि अगर सिर्फ स्किन नहीं है, अगर सिंपल स्किन है तो वो इतना कैरेटिन क्यों बना रही है एक पाउच के अंदर, हालांकि बाकी स्किन भी तो है ही है, वो तो हमारे इधर भी तो बना सकते हैं ना अगर इस तरह का कुछ सीन करना हो, कुछ ऐसा कोलेस्टीटोमा बनाना हो, तो यहाँ पे ही स्पेसिफिकली क्यों बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक रोडिस थ्योरी आई। रोडिस थ्योरी ने कहा कि बेसल सेल हाइपरप्लेजिया हो रहा है। बेसल सेल हाइपरप्लेजिया क्या हो रहा है कि कुछ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो रहा है। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होते हैं जो मतलब बच्चों में ऑन द स्पॉट डायग्नोज नहीं होते या फिर मतलब पता नहीं चलता, सब क्लिनिकल होते हैं। अब वही केस हुआ कि हमारी जो केराटिन स्क्वेमस एपिथेलियम है हमारा मिडल स्किन का, वो गया हमारा इन्वेजिनेट किया, उसने पॉकेट बनाया, ठीक है। इस थ्योरी के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा छोटा मोटा इन्फेक्शन चल रहा होगा, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन चल रहा होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का, वो इन्फेक्शन इसको इन्वेड करेगा कोलेस्टीटोमा को, ठीक है। फिर इसका बेसल सेल का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। हाइपरप्लेजिया आपको पता है अडाप्टिव रिस्पॉन्स है, स्किन चाहिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना या अपने आप को प्रोटेक्ट करना बॉडी को, ठीक है। एज अ रिजल्ट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्क्वेमस एपिथेलियम बनेगा जो कि केराटिनाइज्ड होगा। केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा और टूटता जाएगा, वो केराटिन डिपॉजिट होते जाएंगे और कोलेस्टीटोमा बढ़ता जाएगा। ये रोडिस थ्योरी थी, ठीक है। पहली वाली थ्योरी में आपको बताया कि वो कह रहा था कि क्या इशू है कि मतलब इतने सेल्स क्यों बढ़ रहे हैं, हालांकि इतने सेल्स बढ़ने नहीं चाहिए, नॉर्मली एक स्किन की लेयर है तो स्किन की लेयर ही रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको उसने फिर बताया कि कोई उसके बाद इन्फेक्शन हुआ मिडल स्किन का, उसकी वजह से हमें ये सेल्स की ग्रोथ देखने को मिली है। फिर एक थर्ड थ्योरी आती है, इसको कहते हैं हबरमैन्स थ्योरी, ठीक है, जो कह रहा है कि एपिथेलियल इन्वेजन हो रही है। एपिथेलियल इन्वेजन कब होगी? मिसाल के तौर पे कोई हमारा अंदर का ओटाइटिस मीडिया हुआ, ठीक है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कह लो आप लोग, ठीक है, या फिर बाहर से कोई इन्फेक्शन हुआ या किसी फिजिकल ट्रॉमा की वजह से हमारी ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर सुराख हो गया हुआ है, पोर हो गया हुआ है। तो ये कह रहे थे कि जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होंगे बाहर वाले, वो अंदर इसके इन्वेड करेंगे, इन्वेड करके एक पाउच बना लेंगे। बाहर भी आपको पता हमारी एपिथेलियल सेल्स ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, वो भी केराटिनाइज्ड, ठीक है, वो कहेगा ये ऐसे पाउच बना लेंगे और इसके अंदर कोलेस्टीटोमा बनेगा। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये कंडीशन थी, ठीक है। हार्बरमैन उसको कह रहा था कि एपिथेलियल सेल्स की इन्वेजन हो रही है, लेकिन पहले हमारी परफोरेशन होनी चाहिए। परफोरेशन भी हमारे पोस्टीरियर स्पियर एंड के अंदर, ये हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो ये इसका पोस्टीरियर स्पियर एंड के अंदर परफोरेशन होनी चाहिए। मोस्टली इन केसेस के अंदर यही होती है, या फिर एनुलस के किसी भी जगह पे हो। एनुलस आपको पता है जो हमारा कॉर्नर्स है, मोटे मोटे कॉर्नर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, यहाँ पे कहीं भी अगर परफोरेशन होगी तो हमारा एपिथेलियल सेल इन्वेड करेगा, इन्वेड करके कोलेस्टीटोमा बना देगा। उसके बाद आ जाएगी सैडिस थ्योरी। सैडिस थ्योरी ये कह रहा है कि मेटाप्लेजिया हो रहा है। मेटाप्लेजिया किसका हो रहा है? हमारे मिडल ईयर मिकोजा का। मैं आपको बता चुका हूँ कि अंदर जो हमारे सेल्स पाए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं बताया था कि यहाँ पे हमारे पेमेंट लाइक सेल्स है एटिक के अंदर, यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स थे, यहाँ नीचे वाले हमारे जो दूसरे थे सिलिएटेड कोलमनर सेल्स थे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे मेटाप्लेजिया हो गया इन सेल्स का, मेटाप्लेजिया क्यों हो रहा है? ये भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की वजह से, मिडल के कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ या फिर ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन हुई, तो ये सेल्स अपने आप को कन्वर्ट करके केराटिन स्क्वेमस एपिथेलियम बना देंगे। आपको पता है ना मेटाप्लेजिया के सेल्स कन्वर्ट होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं इनटू अनदर फॉर्म, होते हैं नॉर्मल लेकिन एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म में चले जाते हैं, अपने आप कन्वर्ट करके। अडाप्टिव रिस्पॉन्स है ना, अडाप्टिव रिस्पॉन्स हो गए, सेल्स चेंज होंगे, अंदर हमारा रिट्रैक्शन पॉकेट बना हुआ था, रिट्रैक्शन पॉकेट को अंदर से कवर करेंगे और हमें यहाँ पे कोलेस्टीटोमा देखने को मिलेगा। इस थ्योरी के मुताबिक ये हो रहा था। उसके बाद मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ कि जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलेस्टीटोमा है, मतलब कंजेंटल कोज है, कंजेंटल को मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। कंजेंटल का बस आप लोग ये याद रख लो कि ये 3 जगह पे पाया जाता है मोस्टली।
इन मिडल ईयर में भी बनेगा या फिर पेट्रस एपेक्स पे भी बनेगा। आपको पता है जो हमारी टेम्पोरल बोन है उसकी जो पेट्रस पार्ट है उसके अंदर ही हमारा मिडल ईयर प्रेजेंट है ना, तो वहाँ पे भी कोलेस्टिटोमा देखने को मिला या फिर सेरिब्रल पोन्टाइन एंगल के भी मिला। अगर सेरिब्रल हमारा ये सेरिब्रम है, ठीक है, नीचे हमारा जो पोन्टाइन जो मिडल सॉरी ब्रेन स्टेम का जा रहा होगा पोन्टाइन होगा, तो उसके दरमियान जो एक एंगल बन रहा होता है ना उसके अंदर भी हमें कभी कभार देखने को मिला है कोलेस्टिटोमा। फिर डिपेंड करता है जहाँ पे कोलेस्टिटोमा बन रहा होगा वैसे सिम्टम्स आएंगे। और अगर हमारा कोलेस्टिटोमा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, तो हमें देखने को मिलेगा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। आपको पता है मैंने बताया था कि एक्सटर्नल ईयर कनाल से लेके मिडिल ईयर तक जो भी मसले आएंगे वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के ही सिम्टम्स लेके आएंगे, ठीक है। और पेशेंट मोस्टली जो बच्चे हैं वो डायग्नोज नहीं होते बेचारे कंजेनिटल कोलेस्टिटोमा से, तो नॉर्मली जब हम मेरिंगोटमी कर रहे होते हैं या फिर वैसे ही रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं तो तब बेचारे डायग्नोज होते हैं। और अक्सर औकात ये कोलेस्टिटोमा फट जाता है, यहाँ से हमारा डिस्चार्ज भी बाहर आ रहा होता है, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करना होता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया से। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हम आगे जाके पढ़ेंगे, इजीली डिफ्रेंशिएट होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद मैंने बता रहा था क्लासिफिकेशन में पहला आ गया कंजेनिटल, दूसरा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी देख लेते हैं। प्राइमरी आप लोगों ने याद रखना है, जो प्राइमरी कॉज होगा मतलब कि इसका कोई पहले कोई मसला मसाइल नहीं चल रहा, प्राइमरीली ही हमारा कोलेस्टिटोमा बन रहा है, मतलब कोई पहले कोई डिसऑर्डर नहीं चल रहा मिडिल ईयर का या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, सिंपली इसका अपना ही ओरिजिन हुआ है, किसी डिसऑर्डर की वजह से ओरिजिन नहीं हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं वो क्यों हो रहा होगा। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा एक थ्योरी है कि इन्वेजिनेशन ऑफ पार्स फ्लैसिडा हो रही होगी, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि पार्स फ्लैसिडा बहुत ही फ्लेक्सिबल सा है। अंदर हमारा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ है। नेगेटिव प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ है, स्टेशन ट्यूब बंद रही है, ठीक है, परसिस्टेंट नेगेटिव प्रेशर रहा बहुत देर तक मिडल ईयर में, तो एटिक पोर्शन में जो पोस्टीरियर स्पिरर रिट्रैक्शन पॉकेट बनेगा वो आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है, रिट्रैक्शन पॉकेट बनेगा, उसके अंदर हमारा जो एपिथेलियम वो इन्वेड करेगा और हमें कोलेस्टिटोमा देखने को मिलेगा। एक ये हमें थ्योरी दे दी हुई है इमेजिनेशन ऑफ पार्स फ्लैसिडा, ठीक है। दूसरी थ्योरी ये क्या है, हमारी ना जो बेजल सेल हाइपरप्लेजिया हो जाए। बेजल सेल में आपको हाइपरप्लेजिया बता चुका हूँ क्यों होगा, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होगा। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हमारा एक्सटर्नल और डीडी कनाल का इन्फेक्शन हुआ, हमारा इन्वेजिनेट किया हुआ था, इंजेक्शन पॉकेट बनी हुई थी, हमारे सेल्स गए हैं, उन्होंने जाके अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइड हुए, हाइपरप्लेजिया हुआ है और कोलेस्टिटोमा की तरफ हमारी कंडीशन बढ़ती गई है। और उसके बाद हमारा आ जाएगा स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया भी हमारा सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होगा। मेटाप्लेजिया किसका हो रहा होगा, अंदर वाले सेल्स का, जो हमारे मिडल ईयर के सेल्स हैं, उसके अंदर हमारे जो स्केमस सेल्स हैं जिसको हम कह रहे हैं कि पेमेंट लाइक सेल्स हैं, उनका मेटाप्लेजिया हो सकता है, या फिर क्यूबोइडल सेल्स का हो सकता है, वो मेटाप्लेजिया होगा, वो हमारे जो रिट्रैक्शन पॉकेट है उसको इन्वेड करेंगे और हमारा कोलेस्टिटोमा बन जाएगा। इसके लिए ये 3 थ्योरीज हैं एक्वायर्ड के लिए, और उसके बाद जो प्राइमरी एक्वायर्ड के लिए। उसके बाद हमारा सेकेंडरी एक्वायर्ड है, ठीक है। सेकेंडरी एक्वायर्ड के अंदर आपको पता है पहले कोई डिसऑर्डर चल रहा होगा, उसके रिजल्ट में कोलेस्टिटोमा बनेगा। जैसे कोई हो सकता है प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन हो, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशन है, सुराख हुआ है, उसके बाद ही कोलेस्टिटोमा बना है, या फिर हमारे मिडिल ईयर के अंदर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन चल रही है, उसके बाद हमारा कोलेस्टिटोमा बनेगा। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, तब मैं आपको बताऊंगा कोलेस्टिटोमा कैसे बन रहा होगा ओटाइटिस मीडिया की वजह से। अब आप देख लो कि परफोरेशन की वजह से कैसे बन रहा होगा। मिसाल के तौर पे हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशन है, ठीक है, इसके लिए भी 2 थ्योरीज हैं। पहली आई थी माइग्रेशन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर हमारा बाहर वाला केराटिन है स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है, वो इधर से इन्वेड करेगा, एक पाउच बनाएगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे हमारा कोलेस्टिटोमा बन चुका हुआ है। या फिर दूसरी थ्योरी है मेटाप्लेजिया, ठीक है, उसके अंदर ये हो रहा होगा कि अब आपको बता चुका हूँ कि पोर तो हुआ ऑलरेडी, ठीक है, सुराख में से कोई इन्फेक्शन हुए अंदर हमारे मिडिल ईयर के, तो उसको हम कहेंगे क्लिनिकल इन्फेक्शन हो रहे हैं, और हमारा मेटाप्लेजिया हो गया हुआ है सेल्स का, जो अंदर स्क्वेमस सेल्स हैं उनका मेटाप्लेजिया हुआ है, ठीक है, परफोरेशन तो ऑलरेडी है, तो इसमें से हमारे सेल्स गुजरेंगे, एक तरह का कोलेस्टिटोमा बनाएंगे और पूरी कंडीशन हो जाएगी जिसको हम कहेंगे हमारा कोलेस्टिटोमा चल रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ कोलेस्टिटोमा एंड बोन डिस्ट्रक्शन। बोन डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन तो आप लोगों को भी इजीली समझ आ रही होगी, मिसाल के तौर पे अगर ये कोलेस्टिटोमा है तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जाएगा ना, बढ़ता ही जाएगा, अगर इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, अंदर हमारा केराटिन डिपॉजिट होता जा रहा है, ये फैलता जा रहा है, जो केराटिन स्क्वेमस एपिथेलियम में जाई जा रहे हैं जाई जा रहे हैं जाई जा रहे हैं, एट द एंड वो हमारे एडिटर सेंट्रम और मस्टर्ड एड सेल्स में भी जा सकते हैं, ठीक है, तो इवन कि हमारे ऑसिकल्स इनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे फैलता 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 ये आगे बढ़ता जाएगा अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते, ठीक है। एक बात आप लोगों ने हमेशा समझ लेनी है, बोन डिस्ट्रक्शन की ना 3 थ्योरीज थी। पहले एक थ्योरी दी गई कि जो हमारा कोलेस्टिटोमा है ना वैसे हार्मोन रिलीज कर रहा होगा जो हमारी बोन को डिसॉल्व कर रहे होंगे, वो थ्योरी रिजेक्ट होगी। उसके बाद दूसरी थ्योरी यही कि कोई मतलब कि प्रेशर नेक्रोसिस हो रही है। आपको पता ना, अगर ये मिसाल के तौर पे बोन है, इसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, बहुत ज़्यादा देर तक प्रेशर डाल के रखेंगे तो हमारी बोन इरोड होना शुरू हो जाएगी। बोन इरोड होगी, आस्ता आस्ता नीचे की तरफ जाई जाएगी, खत्म होती जाएगी बोन। लेकिन उसके बाद वो थ्योरी भी खत्म होगी। पहले बहुत मानी जाती थी कि प्रेशर नेक्रोसिस हो रहा है, लेकिन अब जो बोन डिस्ट्रक्शन का रीज़न है वो है
इंजाइम्स, कोलेस्टिटोमा इंजाइम्स रिलीज कर रहा होगा। सबसे पहला इंजाइम आएगा कोलेजिनेसिस, जो हमारे बोन के कोलेजन को खा जाएगा, ठीक है। फिर एसिड फॉस्फेटेजिस आ जाएंगे, आपको पता है हमारे बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, तो ये फॉस्फेटेजिस हमारे फॉस्फेट को खा जाएंगे बोन के, ठीक है। बोन को डाइजेस्ट ही करना है ना। फिर प्रोटीलिटिक एंजाइम रिलीज होते हैं जो बोन के प्रोटीन को खा जाते हैं। नॉर्मली ये एंजाइम रिलीज ऑस्टियोक्लास्ट रिलीज कर रहे होते हैं। आप लोगों ने ऑस्टियोक्लास्ट पढ़े हुए हैं ना, जो मतलब बोन रिजॉल्विंग सेल्स हैं, ठीक है। एक ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो बोन बना रहे होते हैं, फिर ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं जो बोन को खत्म कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली ये जो एंजाइम होते हैं हमारे ऑस्टियोक्लास्ट रिलीज कर रहे होते हैं। फिर प्रोटीलिटिक एंजाइम है जो कि हमारे मोनोन्यूक्लियर सेल रिलीज कर रहे होते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कोलेस्टिटोमा ये एंजाइम रिलीज कर रहा होगा, एंजाइम रिलीज करेगा जो हमारी करीब करीब की बोन होगी उसको ये डिसॉल्व करते जाएंगे, उसकी डिस्ट्रक्शन करते जाएंगे। जैसे कि पहले आपको बता चुका हूँ कि हो सकता है जो हमारी सामने बोन्स हैं, जो ओसिकल्स हैं, उनको खा जाए, ठीक है। उसके बाद जो इन्वेड करता करता आपको पता है जो हमारा मिडल ईयर का रूफ है, जिसको हम टैगमेंट टिम्पानाई बोल रहे थे, टैगमेंट टिम्पानाई बहुत बारीक सी बोन है, अगर उसको इजीली इन्वेड करेगा फिर हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन चला जाएगा। पहले मेनिंजाइटिस होगा, फिर सेरिब्रल एब्सेस होंगे, मतलब कॉम्प्लिकेशन ही आनी है ना। फिर आपको पता है जो हमारी मिडल ईयर की पोस्टीरियर वाल है, ये वाली वाल है, इसके ऊपर हमारी सेवंथ नर्व गुजर रही है, अगर उसको डिजोल्व करेगा तो होगा सेवन नर्व डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो हमें फेशियल नर्व पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। फिर इवन क्या है, जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और ये हमारा जो इनर एयर है ये भी तो एक बोनी स्ट्रक्चर है ना, लैम्ब्रिथ जिसको हम कह रहे हैं, लैब्रिंथ को डिजोल्व कर देगा, हमारा इनर एयर भी सिरे से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा याद रखना जो बोन डिस्ट्रक्शन की थ्योरी है ना वो एंजाइम्स वाली है, बाकी दो थ्योरीज रिजेक्ट हो चुकी हुई हैं।